जय श्री राम दोस्तों, मैं यश शर्मा हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आधुनिक भारत की बात करने लगे थे जिसमें हमने धर्म सुधार आंदोलन पढ़ा। ठीक है, उसके बाद आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव की। देखिए, ये जो टॉपिक है इसकी कुछ बातें आपके पटवारी के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा मेनली ये रीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए भी, इतिहास विषय के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, आज हम सीधी सीधी बात करेंगे कि जब भारतीय जब ब्रिटिश हिंदुस्तान आ गए और उन्होंने भारत का प्रशासन करना प्रारंभ कर दिया तो उन्होंने अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव डाला। हम पहले किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थे, उन्होंने कैसा प्रभाव डाला, क्या हमारी अर्थव्यवस्था के साथ किया, कितना इसको सुदृढ़ किया, कितना इसके साथ हस्तक्षेप किया और इसका विनाश किया। इन सब चीजों की बात आज हम इस टॉपिक के माध्यम से कर लेंगे। दोस्तों, आप सबको एक बात पता होगी कि 1764 में एक युद्ध हुआ था, वो था बक्सर का युद्ध। कौन सा? बक्सर का युद्ध। और इसके बाद 1765 में एक संधि हुई थी, आपके इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा 1757 में, आपके 1757 में एक और युद्ध हुआ था, उसका नाम था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, ठीक है दोस्तों। प्लासी जो कि आपके बंगाल में है, बक्सर जो पहले तो बंगाल में था वर्तमान में बिहार में है, और इलाहाबाद ये कहां पे है? आपके उत्तर प्रदेश में आज में। ठीक है, अब 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो देखिए, प्लासी के युद्ध को इतिहासकारों ने कह दिया कि एक नवीन भारत के निर्माण का युद्ध था। मतलब इसी के बाद से भारत चेंज हो गया, भारत से एक रात से भारत सीधे दिन में आ गया। ऐसी कई सारी बातें इसके बारे में कही गई, लेकिन आप अगर कहना चाहें तो देखिए, अगर इतिहासकारों ने कहा है और वो आपसे और हमसे सबसे ज्यादा समझदार हैं, सही कहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आप सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के इतिहास में किसी युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका देखते हैं तो वो या तो बक्सर का युद्ध है और या फिर आपके 1192 में हुआ तराइन का युद्ध। देखिए, तराइन के युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम जो शासन था, सल्तनत काल आया, उसके बाद मुगल काल आया, तो मुस्लिम शासन प्रणाली स्थापित हुई 1192 तराइन के युद्ध के बाद। और 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ और उसके बाद ये इलाहाबाद की संधि हुई, इसके बाद भारत में पूर्ण रूप से स्थायी तौर पर जो ब्रिटिश शासन प्रणाली है, चाहे वो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी की ही शासन प्रणाली थी, क्योंकि 1858 में जब हमारे भारत की क्रांति 1857 में हुई, स्वाधीनता संग्राम जिसे हम कहते हैं, उसके बाद 1858 से भारत का जो शासन है 1858 से किसके अधीन आया? आपके ब्रिटिश ताज के अधीन। किसके अधीन आया? ब्रिटिश ताज के अधीन। अब 1858 में जब ये ब्रिटिश ताज के अधीन आया, उससे पहले तो एक कंपनी के अधीन ही था ना, भारत का जो शासन था कंपनी के अधीन था। अब कंपनी के अधीन जब शासन होता है और ब्रिटिश ताज के अधीन शासन होता है तो केवल एक नाम का अंतर आता है कि पहले कंपनी का शासन, अब ब्रिटिश ताज का शासन। क्योंकि शासन करने वाले लोग चेंज नहीं होते, सिर्फ उनका एक हल्का सा मैनर चेंज हो जाता है कि जो शासन पहले एक प्राइवेट कंपनी कर रही थी, अब वो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश ताज, महारानी विक्टोरिया के नाम से शासन चलने लगा था। तो ये तो बात हो गई हमारे इन तीन महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की, जिसमें 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और 1765 की इलाहाबाद की संधि हुई। देखिए, 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई ना, तो इस समय एक गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और कहते हैं कि क्लाइव ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य का निर्माता था। इसने क्या किया? इसने इस 1765 की संधि के तहत क्या छीन लिए? देखिए, दो तरीके से शासन चलता है, एक दीवानी और एक निजामत। क्या चलता है? एक तो आपके दीवानी और एक चलता है आपके निजामत। ठीक है, ये तो होता है आपके एडमिन का काम, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन प्लस लॉ। और ये जो काम है ये है आपका सीधा रेवेन्यू। ठीक है, अब
आपको अगर एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ बना के रखना है तो उसके लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? रेवेन्यू की। लेकिन ये रेवेन्यू किसने छीन लिया? ये छीन लिया सीधे आपके ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और निजामत अभी भी किसके पास छोड़ दिए? बंगाल के नवाब के पास। नवाब से कह दिया हम आपको एक पेंशन देंगे, उसके माध्यम से आप अपना क्या करो? प्रशासन चलाओ, आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो। अब देखिए नवाब के सामने भी समस्या आती है कि नवाब खुद एक पेंशनधारी व्यक्ति हो गया, नवाब का जो सर्वाधिकार है वो खत्म हो गया है, तो वो किस प्रकार से पैनल चलाएगा अपना, किस प्रकार से अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा? और यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया रेवेन्यू का सिस्टम। अब ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू के माध्यम से क्या कर रही है? सीधे बस पैसा बनाए जा रही है और उसका खर्चा ना के बराबर है। वो क्या कर रही है? सिर्फ इस नवाब को एक पेंशन दे रही है और नवाब से कह रही है कि पूरे बंगाल का शासन आप चलाओ, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? हम करेंगे आपसे सीधे सीधे वसूली करेंगे आपकी जनता से। ये काम कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था पे इन सब कारणों के बाद कैसे प्रभाव पड़ने लगे, तो भारतीय अर्थव्यवस्था इन्होंने कई तरीकों से प्रभाव डाला और उसमें कुछ जो मुख्य है वो थी इनकी, एक तो भू राजस्व की नीति कि किस प्रकार से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, लैंड रेवेन्यू जिसको बोलते हैं भू राजस्व। उसके अलावा दूसरी बात थी इनकी कि उन्होंने हमारे उद्योगों पर क्या प्रभाव डाला, किस प्रकार से हमारे उद्योगों का नाश किया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने रेलवे का विस्तार किया, इन्होंने हमारी कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। और हमारे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, आप सभी ने इन व्यक्ति का नाम सुना होगा, दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी। तो इन नौरोजी साहब ने क्या किया था? एक सिद्धांत दिया था धन के निष्कासन का सिद्धांत। कह रहे थे ये कि ब्रिटिश क्या कर रहे हैं? ब्रिटिश भारत से धन लेकर के जा रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि ब्रिटिश भारत से धन लेकर के जा रहे हैं तो भर भर के जहाजों में लेके जा रहे हैं, ये किस प्रकार से लेके जा रहे थे वो भी हम देखेंगे। तो बात क्या करी इन्होंने? 5 तरीकों से, 5 क्या, एक छठा तरीका भी उपनिवेशवाद का होता है, पर मेनली क्या है कि इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पे 5 तरीकों से प्रभाव डाला। भू राजस्व की नीति कौन कौन सी अपनाई, जिसमें आपके स्थायी बंदोबस्त हो गया, रैयतवाड़ी प्रणाली हो गई, महालवाड़ी प्रणाली हो गई, सबकी बात हम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने हमारे उद्योग धंधों खत्म कर दिया, हमारा जो उद्योग था उसको विउद्योगीकरण कर दिया। उसके अलावा हमारी कृषि का इन्होंने वाणिज्यीकरण कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है इन्होंने रेलवे का विस्तार कर दिया और धन का निष्कासन करते रहे हिंदुस्तान से। अब हम बात करेंगे, शुरू से बात करते हैं कि इन्होंने कौन सी भू राजस्व नीति अपनाई। क्या अपनाई? भू राजस्व नीतियां। भाई किस प्रकार से इन्होंने क्या करा? हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने बर्बाद किया। अब भू राजस्व की नीतियां अपनाई, तो कौन कौन सी नीतियां अपनाई? आपके स्थायी बंदोबस्त। कौन सी अपनाई? एक तो अपनाई आपके स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, एक नीति अपनाई इन्होंने रैयतवाड़ी। कौन सी अपनाई? रैयतवाड़ी। और एक नीति अपनाई इन्होंने महालवाड़ी। कौन सी अपनाई? महालवाड़ी। अब दोस्तों एक बार हम इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। स्थायी बंदोबस्त जो है, मतलब इसमें क्या किया, इसमें जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम था उसको क्या बना दिया? परमानेंट बना दिया। इसको क्या बोलते हैं? एक तरीके से इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, जमींदारी प्रणाली भी कहते हैं। जब इनको आगे पढ़ रहे हैं अभी हम, तब बात करेंगे इसकी। रैयतवाड़ी में क्या हुआ इन्होंने, देखो रैयत किसको कहते हैं? रैयत कहते हैं सीधे एक किसान को। रैयत अर्थात क्या होता है? किसान। तो इन्होंने इसमें क्या किया? सीधे किसान से ही रिलेशन बना लिया कि हम आपसे डायरेक्ट क्या करेंगे? रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। तीसरा था इन्होंने महालवाड़ी प्रणाली अपनाई, यानी अब केवल अकेले, देखिए रैयत क्या है? अकेला किसान, और महाल क्या है? संपूर्ण ग्राम। क्या है आपके? संपूर्ण ग्राम। कि अब हम क्या करेंगे? पूरे गांव से टैक्स कलेक्ट करेंगे। मान लीजिए गांव में 1 + 1 + 1 + 1 4 किसान है, तो ये क्या कर रहे हैं? एक एक किसान से नहीं कर रहे हैं, इन चारों किसानों को कह दिया कि आपसे 10 किलो अनाज लेना है, तो मतलब चारों से मिलके लेंगे। इसमें एक फायदा किसानों को ये था, मान लीजिए इसके पास 5 किलो ही गेहूं पैदा हुआ,
और उसमें से भी इसको क्या है, अपना 2.5 किलो का हिस्सा देना है। अगर ये 2.5 किलो का हिस्सा देगा तो इसके परिवार को फिर भरण पोषण कौन करेगा। इन सबके पास हो गए मान लीजिए 50-50 किलो गेहूं, ठीक है। तो ये देखिए पहले के लोगों में जो हिंदुस्तानी लोग थे उनमें एक दूसरे के प्रति प्रेम भी था, तो इन्होंने कहा कि यार भाई आप 1 किलो दे दो, बाकी आपका जो 2.5 किलो है वो हम 500 ग्राम के हिसाब से हम तीनों भी इक्वली बांट करके हम ज्यादा दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, ज्यादा पैदावार हुई है। तो ऐसे क्या होता था कि ये पूरे ग्राम से ले लेते थे। आगे इसका क्या नफा है, क्या नुकसान है, सबकी हम बात कर लेंगे। बात क्या हुई आपके सामने, स्थायी बंदोबस्त यानी कि फिक्स कर दिया, परमानेंट कर दिया। रैयतवाड़ी यानी रैयत यानी किसान से लिया, और महालवाड़ी यानी संपूर्ण ग्राम से लिया। अब बात करते हैं सीधे सीधे हम स्थायी बंदोबस्त की। आपके कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना, फिर आपकी उस समस्याओं का भी हल निकाला जाएगा। अब बात कर रहे हैं सीधे हमारे किसकी, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, इसके देखिए कई नाम है। कई बार क्या है, स्थायी बंदोबस्त ना देकर के आपको इस्तमरारी बंदोबस्त दे देगा। इस्तमरारी बंदोबस्त दे देगा आपको। कभी कहेगा ये जमींदारी प्रणाली है, क्या कहेगा, जमींदारी प्रणाली। ठीक है दोस्तों, अब ये जो प्रणाली है इसको लागू करने वाला कौन है, इसको लागू किसने किया, तो ये जो जमींदारी प्रणाली है देखिए इसको स्टार्ट भले ही से वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, लेकिन इसको जो मेनली इंप्लीमेंट किया, लगाया, इस स्थायी बंदोबस्त को सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसमें जमींदारों के साथ क्या किया था, भू राजस्व का कि हम आपसे भू राजस्व कलेक्ट करवाएंगे, इसके लिए क्या किया था, करार किया था। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जमींदारी प्रणाली भी कहते हैं। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस स्वयं भी क्या था, एक जमींदार था, और जमींदार होने के कारण उसने जमींदारी प्रणाली को अपनाया। अब इसमें इसने क्या क्या किया तो वो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले 1790 में कॉर्नवालिस ने क्या किया, उसने कहा कि हम 10 वर्ष के लिए एक स्थायी बंदोबस्त प्रणाली चलाएंगे। देखिए इसकी जरूरत कैसे पड़ी, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई प्रणाली आती है, कोई सिस्टम आता है तो उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। जरूरत उसकी इसलिए पड़ी कि इससे पहले क्या था, कंपनी का जो टैक्स कलेक्शन था वो कभी ज्यादा हो जाता था, कभी कम हो जाता था। तो उससे क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स था कभी भी खुश नहीं था। वो ये देख रहा था कि कंपनी के पास एक समान आय होनी चाहिए। देखिए अगर आपकी इनकम होती है ना, यूं अगर सिंपल मतलब हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन हो तो आपको दिक्कत नहीं आती। एक अगर आपकी आय में कभी यूं फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा है तो आपको बजट बनाने में, इंप्लीमेंशन करने में नीतियों को क्या आएगी, समस्या आएगी। और यहां पे क्या है, आपको समस्या नहीं आएगी। अब देखिए कंपनी के साथ क्या हो रहा था कि किसी साल अगर भारत में मानसून अच्छा है तो कंपनी ने 100 रुपए इकट्ठा कर लिए, किसी साल मानसून कम हो गया तो कंपनी 10 रुपए में रह गई। अब कंपनी ने 100 इकट्ठा करने के बाद सोचा कि अब हम नए कर्मचारी रख लेंगे, हम ये कर लेंगे। अगले साल देखा कि यार 10 रुपए मिले, पुराने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। तो कंपनी क्या हो रही थी, इन सब चीजों से परेशान थी। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक प्लान बनाया कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि कंपनी की आय क्या है, समान रहे, और समान आय रहेगी तो हमको क्या होगा, अपना बजट बनाने में आसानी होगी। अब वॉरेन हेस्टिंग्स ने यह बात शुरू करी थी, लेकिन इस बात को जो पूर्ण रूप से अमली जामा पहनाया वो किसने पहनाया, वो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1790 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्ष के लिए क्या शुरू की, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रणाली शुरू किया। जमींदारी प्रणाली शुरू कर दी। ठीक है दोस्तों, कब कर दी, 1790 में। अब 1793 में देखिए 3 साल बाद ही इसने क्या कर दिया, इसने कर दिया इसको स्थायी। 1790 में रेगुलेशन 7 देखिए आपको मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था कि जब धर्म सुधार में कि
धर्म सुधार 1829 में रेगुलेशन के तहत क्या किया गया था, सती प्रथा को निषेध घोषित किया गया था। तो उस समय रेगुलेशन क्या था, एक कानून था। क्या था दोस्तों, कानून। अगर किसी को कोई समस्या है रेगुलेशन से तो आपको भारत का इतिहास पढ़ना होगा और उसमें भी ब्रिटिश इतिहास पढ़ना होगा, वो थोड़ा ज्यादा डीप हो जाएगा। इसलिए आपको सिंपल बात है कि उस समय ब्रिटिशर्स में रेगुलेशन को क्या बोलते थे, कानून बोलते थे। तो 1793 में रेगुलेशन 7 के माध्यम से हमेशा के लिए क्या कर दिया, इसको स्थायी बना दिया। माध्यम से हमेशा के लिए स्थायी बना दिया, हमेशा के लिए स्थायी बना दिया। ठीक है। अब इसमें जो भू राजस्व का करार है वो किससे किया, तो भू राजस्व करार जमींदारों से किया। भू राजस्व का जो करार है किससे किया, जमींदारों से किया, जमींदारों से। अब भू राजस्व का करार जमींदारों से किया तो जमींदारों को क्या कहा कि आप हमारे लिए टैक्स कलेक्ट करिए, और टैक्स कलेक्ट करने के बदले में, तो अब टैक्स कलेक्ट, जैसे देखिए अब ये जो टैक्स कलेक्ट करके लाएंगे ना, इसमें कंपनी का हिस्सा और इधर जमींदार का हिस्सा, जमींदार का हिस्सा। कंपनी का हिस्सा कितना होगा आपके 10/11, जमींदार का हिस्सा कितना होगा 1/11। मतलब अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि कंपनी ने 110 किलो अगर गेहूं क्या किया है, कुल कलेक्ट किया है, तो 100 किलो गेहूं तो किसके पास चला जाएगा, आपके कंपनी के पास, और 10 किलो गेहूं किसके पास चला जाएगा, 10 किलो चला जाएगा आपके जमींदारों के पास। ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या समस्या है, अगर कलेक्ट हो रहा है 110 किलो गेहूं और 100 कंपनी ने रख लिया, ठीक है, कंपनी का फिक्स हिस्सा हो गया, 10 जमींदारों ने रख लिया तो जमींदारों का फिक्स हिस्सा हो गया। दोस्तों ये बात सिर्फ इसमें दिखने के हिसाब से ठीक लग रही है, ठीक है। आगे अब हम बात करेंगे ना, वो आपको बताएगा कि इसने कैसे प्रतिकूल प्रभाव डाला हमारी कृषि पर। ये तो भू राजस्व का करार किया जमींदारों से, मतलब जमींदारों को क्या नीलाम करी जमींदारी, और जमींदारी को नीलाम करके कह दिया कि अगर आप 11वां टोटल, अगर आप 11 भाग क्या करके लाओगे, कलेक्ट करके लाओगे, तो उसमें से 1 भाग आपको मिलेगा और 10 भाग हमें मिलेगा। ये समझा दिया। अब आगे क्या हुआ, आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए इसका। अब दोस्तों आगे क्या होता है कि फिक्स जब कर रखा है, क्या कर रखा है इन्होंने, स्थायी कर दिया। स्थायी करने के बाद कह दिया जमींदारों से कि हमें तो 100 किलो गेहूं चाहिए। अब जमींदार ने अपना नया दिमाग लगाना शुरू कर दिया। जमींदार ने सोचा कि अगर मैं कंपनी को 100 किलो गेहूं दे रहा हूं, साथ में जमींदारी के लिए जो मैंने ठेके पर जमींदारी ली है उसका पैसा भी दे रहा हूं, तो फिर मुझे क्या फायदा है और मुझे किस प्रकार से खुद को फायदे में रखना है। तो अब जमींदार ने नया कार्य क्या शुरू कर दिया कि कंपनी को देगा वो 100 किलो, ठीक है। अब उसके पास अधिकार है। भूस्वामी कौन है इसके अंदर, इसमें भूस्वामी माना गया जमींदार को, तो यानी जमीन किसकी हो गई, जमींदार की हो गई। अब जमींदार के पास क्या अधिकार हो गया, कंपनी का ये 100 किलो, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये 100 किलो देने के बाद अगर वो चाहे तो 20 किलो, चाहे तो 50 किलो क्या कर सकता है, किसानों से जबरदस्ती छीन सकता है। ये काम किसके लिए छोड़ दिया, जमींदार के लिए। क्यों, क्योंकि किसान उस भूमि पर अब केवल और केवल क्या थे, कृषक बन के रह गए थे। भूमि के स्वामी किसानों को नहीं माना गया। और साथ में अभी मैं लिखवाता हूं आपको, इसमें भूमि को क्रय विक्रय के योग्य बना दिया कि अगर किसान नहीं दे पाता है अपना लगान तो उसकी भूमि क्या की जाएगी, बेच दी जाएगी। दोस्तों अब अगर किसान इतने परेशान हो जाएंगे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा। देखिए किसान के लिए धरती केवल एक भूमि नहीं होती है, वो भूमि को अपनी मां के समान समझता है। देखिए हमारे आज के किसान हो चाहे पहले के किसान, हमने हमेशा धरती को धरती मां कहा है। तो अब अपने मां को बचाने के लिए किसान क्या कर रहा है कि अगर उसके पास 50 किलो ही बच रहा है तो पूरा 50 किलो भी दे रहा है उसको, जमींदार को, लेकिन चाहे वो खुद भूखा रह रहा है लेकिन अपनी जमीन जाने नहीं दे रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जमींदार तो पनप रहे हैं, क्या हो रहा है दोस्तों, जमींदार पनप रहे हैं और किसान क्या हो रहे हैं,
बेहाल। किसान क्या हो गए? बेहाल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जमींदारों ने तो अधिक से अधिक लगान वसूलना शुरू कर दिया और किसान अपना लगान चुकाते चुकाते ही बेहाल हो गए। अब इसमें कुछ एक दो पॉइंट हैं वो अपन लिख लेते हैं। और कंपनी यहाँ पे क्या हो गई? कंपनी का स्टेबल है, कंपनी का भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई रोल नहीं है, कंपनी का जो रेवेन्यू का कलेक्शन है वो स्टेबल हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टेबल होने के बावजूद भी हमें समस्याएं क्रिएट होने लग जाती हैं। वो अभी भी हम आगे देखेंगे कि जब रैयतवाड़ी प्रणाली आएगी और महालवाड़ी प्रणाली होएगी। ठीक है, अब इसमें था कि भू राजस्व करार किसके साथ किया गया? भू राजस्व करार जमींदार के साथ, जमींदार के साथ। ठीक है, भूस्वामी कौन? तो भूस्वामी इसमें किसको माना गया? भूस्वामी जमींदार को माना गया, जमींदार को माना गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भू राजस्व करार जमींदार के साथ भूस्वामी जमींदार को माना गया। भूमि क्रय विक्रय योग्य बनाई गई, क्रय विक्रय योग्य बनाई गई। ठीक है दोस्तों, भूमि को क्या कर दिया? क्रय विक्रय योग्य बना दिया। अब ये तीन बातें बना दी। अब इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आपके सामने, इसमें आया एक सूर्यास्त कानून। क्या आया? सूर्यास्त कानून। अब ये जो सूर्यास्त कानून था, इसके तहत क्या होता था कि आपको जो जमींदारी सौंपी गई है उसके तहत कलेक्ट होने वाला रेवेन्यू कलेक्शन किसी भी मतलब जो वो एक निश्चित दिन होता था उसको शाम को 5-6 बजे जब सूर्यास्त होता है उससे पहले पहले जमा कराना अनिवार्य होता था। अगर आपने उस समय तक अपना रेवेन्यू या जो भी आप कलेक्ट करके ला रहे हो भू राजस्व, अगर आपने उसको जमा नहीं करवाया है तो क्या करेगी कंपनी? कंपनी करेगी कि आपका जो ये जमींदारी है इसको किसी अन्य को नीलाम कर देगी। तो अब सूर्यास्त कानून क्या है? सूर्यास्त आपके किसी निश्चित दिवस पर, क्या है, निश्चित कोई दिवस कर देंगे, दिवस पर सूर्यास्त से पहले जमींदार द्वारा कंपनी के पास निर्धारित लगान जमा करवाना, लगान जमा करवाना। ठीक है दोस्तों, और अगर ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? कंपनी उसकी जमींदारी किसी और को क्या कर देगी? नीलाम कर देगी। किसी और को क्या कर देगी? नीलाम कर देगी। और ये सूर्यास्त कानून कब आया आपके? वही दिसंबर 1793 में, दिसंबर 1793 में ये सूर्यास्त कानून को क्या किया गया? इंप्लीमेंट किया गया। देखिए, भू राजस्व करार जमींदार के साथ कर दिया, भूस्वामी जमींदार को माना गया, भूमि क्रय विक्रय के योग्य बनाई गई। और दिसंबर 1793 में क्या कर दिया? इसको सूर्यास्त कानून को लागू कर दिया कि अगर आप निश्चित दिवस पर सूर्यास्त से पहले जमींदार द्वारा कंपनी के पास निर्धारित लगान जमा नहीं करवाएंगे तो आपकी जमींदारी क्या हो जाएगी? छिन जाएगी और जमींदारी किसी अन्य को नीलाम कर दी जाएगी। ये बात हो गई आपके स्थायी बंदोबस्त की। किसकी बात हो गई? स्थायी बंदोबस्त। देखिए, स्थायी बंदोबस्त के लिए अगर आपसे डायरेक्ट स्थायी बंदोबस्त पे क्वेश्चन पूछे तो 1793, और अगर आपसे ये पूछ ले कि जमींदारी प्रणाली कब प्रारंभ की गई तो जमींदारी प्रणाली प्रारंभ की गई थी 1790 में। कब प्रारंभ की गई थी? 1790 में। और उसके बाद क्या किया था? इसने स्थायी कर दिया था कि अब इतना लगान तो हमें चाहिए ही। देखिए, अब दोस्तों क्या होता है कि स्थायी बंदोबस्त के द्वारा कंपनी के पास एक स्थायी लगान आना शुरू हुआ, लेकिन अब कंपनी इससे भी खुश नहीं है। और कंपनी क्यों खुश नहीं है? क्योंकि जब स्थायी रकम हो गई तो अब कंपनी अपने खर्चे, कंपनी अपना कोई भी नया प्रशासनिक ढांचा बना नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसके पास एक बजट क्या हो गया? सेम हो गया। अब कंपनी सोच रही है कि किसान तो परेशान है, साथ में ये जो जमींदार हैं ये भूस्वामी बनकर के खुश हो रहे हैं, इनका क्या है? रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। तो कंपनी ने एक नई बात शुरू कर दी कि अब हम रेवेन्यू किससे लेंगे? हम लेंगे अब सीधा रैयतों से,
किससे लेंगे? सीधा रैयतों से। लेकिन बीच में इन्होंने एक नई बात भी डाली कि ये बंगाल में तो जो स्थायी बंदोबस्त है वो चल रहा है, हम बंगाल में से नहीं छेड़ेंगे। मतलब हिंदुस्तान में अगर उस समय सर्वाधिक संपन्न कोई एरिया था, कोई प्रांत था, वो बंगाल था। तो कंपनी ने कहा कि हम बंगाल में से नहीं छेड़ेंगे, लेकिन हम एक नया सिस्टम जो ला रहे हैं, नया सिस्टम जो बनाने जा रहे हैं, उसे कहां पे इंप्लीमेंट करें? तो उन्होंने कहा कि हम इसे अन्य क्षेत्रों में इंप्लीमेंट करेंगे। कहां पे इंप्लीमेंट करेंगे? हमारे अन्य क्षेत्रों में। तो अब कह रहा है ये कि हम कहां पे रैयतवाड़ी, क्या रैयतवाड़ी यानी किसानों के साथ क्या करेंगे? इसको किसानों के साथ रैयतवाड़ी प्रणाली के आधार पर हम भू राजस्व का डायरेक्ट क्या करेंगे? निर्धारण कर लेंगे। तो अब भू राजस्व सीधे किसानों से, भू राजस्व सीधे किसानों से। और यह भू राजस्व कौन कलेक्ट कर रहा था? ये कर रहे हैं अब कंपनी के ही कर्मचारी या अधिकारी, जिनको कंपनी पहले भी वेतन दे रही है और कंपनी इनको अब भी वेतन देगी। ठीक है। आपके रैयतवाड़ी कहां पे लगाई गई? रैयतवाड़ी लगाई गई एक तो आपके मद्रास व बंबई प्रांत में। कहां लगाई गई? आपके मद्रास व बंबई प्रांत में। और ये उस समय के ब्रिटिश भारत का कुल कितना थे? ये उस समय के ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भाग पर थी। ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भाग पर, 51% भाग पर कौन सी प्रणाली थी? आपके रैयतवाड़ी प्रणाली। इसमें भू राजस्व सीधे किसानों से ले रहा था। और किसान भी कैसे? आपके रजिस्टर्ड किसान, क्योंकि रैयत आप किसको कहेंगे? जो किसान रजिस्टर्ड हो जाएगा कि साहब ये वाला किसान आपको लगान देगा, इससे लगान सीधा कौन लेगी? कंपनी लेगी। ठीक है। इसमें क्या था? भूमि को इसमें भी क्या बना दिया? क्रय विक्रय योग्य। भूमि को क्रय विक्रय योग्य बनाया। भूमि को क्या बना दिया? क्रय विक्रय योग्य बना दिया। इसमें देखिए क्या था? कर की दर कैसी थी? परिवर्तनशील। कर की दर परिवर्तनशील। और 10 से 30 वर्ष के समय में क्या हो रही थी? इसकी समीक्षा। 10 से 30 वर्ष के बीच इसकी क्या हो रही थी? समीक्षा हो रही थी। किसकी हो रही थी? आपके इस रैयतवाड़ी में मान लीजिए कि अब की बार 10% करे, अगली बार 50% कर दिया, कभी 20% कर दिया। तो ये क्या था? हर 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा हो सकती थी। और अधिकतम समय ये कम से कम 10 वर्ष पे समीक्षा होगी और अधिकतम 30 वर्ष पे इसकी समीक्षा हो सकती थी। ठीक है। और जो सार्वजनिक भूमि है आपकी, मतलब जो किसानों की भूमि नहीं है, सार्वजनिक भूमि है, ये किसके पास रहेगी? ये कंपनी के अधीन, कंपनी के अधीन रहेगी। जैसे आज भी हम देखते हैं कि हमारी जो सार्वजनिक भूमि होती है, सार्वजनिक जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, सार्वजनिक जो भी चीजें होती हैं वो किसके अंडर होती है? वो सरकार के अंडर होती है। उस समय सरकार कौन था? उस समय सरकार थी आपके कंपनी। ठीक है। अब ये जो रैयतवाड़ी प्रणाली है, इससे 3 लोग जुड़े हैं। कौन जुड़े हैं? एक तो कर्नल रीड, ठीक है, एक जुड़ा है आपका मुनरो, ठीक है, एक जुड़ा है आपका एल्फिंस्टन। कौन जुड़ा है? एक एल्फिंस्टन जुड़ा है। तो इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है। एक बार आप चलो देखो, आप 1792 में, 1792 में किसने? कर्नल रीड ने, कर्नल रीड ने क्या की? रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत। कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत। रैयतवाड़ी प्रणाली की क्या की? कर्नल रीड ने शुरुआत। और ये कहां पे की थी? ये आपके 12 महल में की थी। कहां पे की? 12 महल में। किसने की? आपके कर्नल रीड ने। उसके बाद 1818 में मुनरो ने इसे कहां लागू किया? मद्रास में। कहां लागू किया? मद्रास में लागू किया इसे मुनरो ने। ठीक है। और 1820 में एल्फिंस्टन ने
कहां लागू कर दिया इसको? 1820 में एल्फिंस्टन ने बंबई में। कहां लागू कर दिया दोस्तों? बंबई में लागू कर दिया। यानी कर्नल रीड, मुनरो और एल्फिंस्टन, ये 3 लोग जुड़े थे। 1792 में कर्नल रीड ने क्या किया? इसको रैयतवाड़ी 12 महल से शुरू की थी। 1818 में मुनरो ने इसको मद्रास में लागू किया। 1820 में इसको एल्फिंस्टन ने बंबई में। कर्नल रीड क्या है? इसके रैयतवाड़ी के जनक भले ही से हैं, लेकिन मुनरो ने इसको बड़े क्षेत्र पर इंप्लीमेंट किया और एल्फिंस्टन ने इसको बंबई प्रांत में इंप्लीमेंट किया। आप लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों रैयतवाड़ी प्रणाली में क्या होता है कि रैयतवाड़ी प्रणाली में किसानों से जब ले रहे थे, किसी किसान के पास भूमि का लगान चुकाने के लिए मान लीजिए क्या हुआ कि अकाल पड़ गया, तो अब किसान लगान नहीं चुका पा रहा था, किसी के यहाँ कृषि हो नहीं पाई, किसी के और कोई समस्या हो गई, तो यहाँ थोड़ी सी इनको समस्या आने लगी। तो इन्होंने एक नया रास्ता अपना लिया और वो रास्ता अपनाया महालवाड़ी। क्या रास्ता अपनाया? महालवाड़ी। कि अब हम सीधा केवल किसान से नहीं करेंगे, अब हम जमींदारों से भी नहीं करेंगे, अब हम पूरे गांव से समझौता करेंगे। किससे समझौता करेंगे? गांव से समझौता करेंगे। और यहां पे भी कलेक्शन का काम कौन करेगा? यहां पे भी कलेक्शन का जो सारा काम है वो कौन करेंगे? वो ब्रिटिश अधिकारी ही करेंगे। यहां पे भी देखिए कोई जमींदार नहीं आएगा, कोई और नहीं आएगा। ठीक है, जमींदार प्रणाली में भी किसान का नुकसान हो गया। ठीक है, इसके बाद ये आपकी सोचा था कि रैयतवाड़ी प्रणाली कुछ किसानों को राहत देगी, तो रैयतवाड़ी प्रणाली में भी किसानों को राहत नहीं दी। अब हम बात करेंगे आपके महालवाड़ी प्रणाली की। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि महालवाड़ी प्रणाली सिस्टम, इसमें जो करार है, इसमें लगान या कहें कि आपका भू राजस्व का करार क्या है? किसान की जगह महाल। भू राजस्व किससे? किसान की जगह महाल से। किससे? महाल यानी गांव से वसूला जाता था। गांव से वसूला जाता था। देखिए मैंने आपको बताया भी था पहले कि अब इसमें किसान से मतलब नहीं है कि आपको कितना देना है। आप क्या करोगे, इसमें जो टोटल रेवेन्यू है वो आप किसको दोगे? आप दोगे अपने जैसे गांव के मुखिया को। मान लीजिए आपने सारा रेवेन्यू दे दिया कि सर ये हम कलेक्ट करके लाए हैं, 1000 किलो गेहूं है, आप जाके इसको कंपनी के पास जमा करवा दो। तो ये काम कौन कर रहा है? अब ये कह रहा है कि अब हम किसी एक किसान से नहीं ले रहे हैं, अगर चाहें तो किसान एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और अब हम पूरा करार किससे कर चुके हैं? अब हम गांवों से कर ले हैं। ठीक है, इसमें किसान का व्यक्तिगत दायित्व ना होकर, क्या है? किसान का व्यक्तिगत दायित्व न होकर सामूहिक दायित्व हो गया। कैसा हो गया? सामूहिक दायित्व। कि अब अकेला किसान नहीं करेगा, ये जो पूरा का पूरा महाल है, गांव है, ये क्या करेगा? अब उत्तरदायित्व रहेगा कि हमें हम पूरे गांव को ही ये टैक्स कलेक्ट करके कंपनी के पास जमा करवाना है। वही इसमें भी भूमि कैसी है? क्रय विक्रय योग्य। भूमि क्रय विक्रय योग्य बनाई गई। इसमें भी कैसी बनाई गई दोस्तों? क्रय विक्रय के योग्य बनाई गई। ठीक है, इस प्रणाली में सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस प्रणाली में पहली बार किसका? मानचित्र और पंजियों का, मानचित्रों व पंजियों का प्रयोग किया गया। पंजियों का प्रयोग किया गया। किसमें किया गया? आपके देखिए जो प्रणाली है ये आपके महालवाड़ी, इसमें क्या कर दिया? पहली बार मानचित्रों का प्रयोग किया गया। और 1822 में कब की गई? आपके 1822 में यह प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? यह प्रणाली हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई। हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई। हॉल्ट मैकेंजी द्वारा
शुरू कब की गई? आपके 1822 में। ठीक है, अब इसका जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है? एक तो आपके पंजाब, ठीक है, एक आपका उत्तरी भारत, उत्तरी भारत, और तीसरा क्या है आपके गंगा का दोआब, गंगा दोआब। बंगाल वाला क्षेत्र नहीं है, बंगाल बिहार वाला उड़ीसा वाला क्षेत्र नहीं है जो उस समय का बंगाल था। गंगा के दोआब की बात कर रहा है कि आपके क्या क्या हो जाएगा इसमें गंगा के दोआब में? इसमें हो जाएगा आपका एक तो उत्तराखंड का क्षेत्र, कुछ हो जाएगा आपके क्या नाम है यूपी का क्षेत्र, ठीक है, गंगा दोआब, और उत्तरी भारत, उत्तरी भारत। ये क्या था? ये था हमारा इसका महालवाड़ी का क्षेत्र, पंजाब, उत्तरी भारत, गंगा दोआब, अच्छा लिख दिया गया उत्तरी भारत, पंजाब, उत्तरी भारत और गंगा दोआब क्षेत्र। ये बात हो गई दोस्तों आपके किसकी? महालवाड़ी प्रणाली की। अब हम बात करेंगे कि कृषि का वाणिज्यीकरण कैसे हुआ। किसका दोस्तों? कृषि का वाणिज्यीकरण। मतलब एक हमने देख लिया कि भू राजस्व प्रणाली, अब इसके तहत भी महाल के द्वारा कर तो दिया गया, लेकिन अब पूरे गांव से क्या है उन्होंने टैक्स की रेट बढ़ा दी थी इसके अंदर। अब बात करेंगे ये महालवाड़ी प्रणाली हुई, महालवाड़ी प्रणाली के बाद कृषि के वाणिज्यीकरण की। किसकी बात करेंगे? कृषि के वाणिज्यीकरण की। किस प्रकार से इन्होंने कृषि का वाणिज्यीकरण करके भारतीय कृषि को बर्बाद कर दिया और भारतीय कृषि को बर्बाद करके भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाला। देखिए दोस्तों क्या होता है कि ब्रिटेन में क्या हुआ? औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई। किसकी शुरुआत हुई? ब्रिटेन में औद्योगिकरण। ठीक है, पहले तो आप देखिए एक बार कृषि का वाणिज्यीकरण, वाणिज्यीकरण, ठीक है। अब वाणिज्यीकरण क्या कहता है आपको? देखिए ये मैं इसका अर्थ बता रहा हूं एक तरीके से आपको। अर्थ है इसका कि खाद्यान्न फसलों के स्थान पर, खाद्यान्न फसलों के स्थान पर, खाद्यान्न फसलों के स्थान पर आपको क्या करना है? आपको करना है नकदी फसलें उत्पादन करना, नकदी फसलें उत्पादन करना या उपजाना। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया, इसका अर्थ देख लिया कि कह रहा है कि खाद्यान्न फसलों के स्थान पर हम नकदी फसलें क्या करेंगे? उपजाएंगे। अब क्या होता है दोस्तों कि 18वीं सदी में, कब? 18वीं सदी में क्या हुआ आपके ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो गया। क्या हो गया? औद्योगिकरण। अगर आप में से किसी को भी नहीं पता है कि औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी ब्रिटेन में। ठीक है, कब हुई थी? 18वीं सदी में। ये तो बात किसकी हो गई? आपके ब्रिटेन की बात हो गई कि ब्रिटेन में 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई। अब औद्योगिक क्रांति की जब शुरुआत हो गई, नए नए उद्योग खुल गए, तो उद्योगों को सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? तो उद्योगों के लिए किसकी आवश्यकता थी? कच्चे माल की, कच्चा माल। अब कच्चा माल किससे प्रोवाइड होता है? कृषि से होता है। अब अगर कृषि से प्रोवाइड कच्चा माल हो जाएगा तो आपने देखा होगा कि ब्रिटेन कितना सा देश है? बहुत छोटा सा देश है, और हिंदुस्तान क्या है? ब्रिटेन की तुलना में काफी ज्यादा बड़ा है। तो अब क्या हुआ कि कच्चे माल के लिए कृषि की आवश्यकता पड़ने पड़ी, और ब्रिटेन में तो उद्योग ज्यादा लग रहे थे, वहां पे तो कृषि का स्तर क्या था? बहुत ही न्यून था। तो जो आपका ये ब्रिटिश साम्राज्य, इसने क्या किया? इसने अपने उपनिवेशों में, जो उपनिवेश थे इनके, वहां पर क्या किया? कृषि में नकदी फसलें उपजाना प्रारंभ कर दिया। अब इनका उपनिवेश क्या था? इनका उपनिवेश भारत। और भारत में जो कृषि थी वो कृषि क्या थी? बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, मतलब उत्पादन बहुत अधिक होता था। तो इन्होंने कहा कि आप नकदी फसलों का उत्पादन भारत से करवाइए। देखिए, अब नकदी फसलों का उत्पादन जब भारत से करवाने लगे तो दोस्तों इन्होंने क्या करा? पहले तो आप ये देखिए कि खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं और नकदी फसलें कौन सी हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ये है दोस्तों आपकी खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी? आपके चावल, ठीक है, गेहूं, चावल, गेहूं, आपके बाजरा, ठीक है, मक्का, चना, ये तो क्या हो गया? आपकी खाद्यान्न फसलें। और नकदी फसलें कौन कौन सी हैं?
तो नकदी फसलों में हो गया आपके कपास, ठीक है, एक हो गया आपका नील, ठीक है, एक हो गया आपका गन्ना, ठीक है, एक हो गया आपका जूट। ये चीजें क्या है, ये हो गई आपके नकदी। चाय, अफीम। अब क्या करने लगे किसान, इनकी बजाय इस पर फोकस करने लगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखे किस तरीके से भारतीय किसानों को इन्होंने छला। इन्होंने टैक्स की रेट महंगी कर दी और कैसा टैक्स लेना शुरू कर दिया, अब नकद कर, रेट भी बढ़ा दी और नकद कर भी। अब नकद कर आप देना चाहेंगे, मतलब इन्होंने कह दिया हम तुमसे गेहूं नहीं लेंगे, हम तुमसे चावल नहीं लेंगे, हम कुछ नहीं लेंगे, हमें पैसों मतलब नकद मुद्रा के रूप में चाहिए। तो मुद्रा के रूप में इनको खरीदने को तैयार नहीं है। देखिए ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स को ये कच्चा माल नहीं चाहिए, ब्रिटिशर्स को ये चाहिए कच्चा माल, तो इनको खरीदने को तैयार नहीं है। खरीदना किसे है, कपास, नील, गन्ना, जूट, चाय, अफीम, इन सब चीजों को खरीदना है। तो अब किसान क्या करेगा, किसकी फसल उत्पादन करेगा, किसान फसल उत्पादन करेगा आपके नकदी। अब देखिए ये जो एक तो नील की फसल हो गई, ऐसी फसलें जब उत्पादित होती है ना तो भूमि की क्या उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, खाद्यान्न का उत्पादन कम होने लगा, खाद्यान्न उत्पादन कम होने लगा। अब उत्पादन कम होगा, इसका सीधा सीधा अभिप्राय क्या है कि इनकी कीमतें क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। कीमतें बढ़ गई। अब देखिए दोस्तों, जब कीमतें बढ़ जाएंगी तो समस्या किसकी आएगी, फिर अब भुखमरी की समस्या फैलेगी किसानों में। क्या समस्या फैलेगी, आपके भुखमरी की समस्या। अब ये जो भुखमरी की समस्या किसानों के अंदर फैलेगी तो किसानों का क्या होगा, शोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसानों का शोषण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब अगर आप नकदी फसलें ज्यादा उत्पादन करेंगे तो एरिया तो वही है, जमीन तो आपके पास अगर मान लीजिए 100 बीघा जमीन है तो 100 ही बीघा रहेगी। पहले 100 बीघा पे चावल या गेहूं पैदा हो रहे थे तो कितने सारे हो रहे थे। अब क्या किया, किसानों को 80 बीघा पर तो नकदी फसल उत्पादन करनी पड़ रही है और 20 बीघा पर ही चावल पैदा होंगे, गेहूं पैदा होंगे, तो फिर क्या होगा, उत्पादन कम हो जाएगा, खाद्यान्न की कीमतें बढ़ जाएंगी और कीमतें बढ़ जाएंगी, किसान क्या उन कीमतों को सहन नहीं कर पाएगा और भुखमरी की समस्या क्या है, उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात किसकी हो गई, आपके कृषि के वाणिज्यीकरण की। अब बात हो रही थी कि भाई इसके लिए क्यों इतनी आवश्यकता पड़ रही है। तो एक तो कच्चे माल के लिए आवश्यकता पड़ी और दूसरा मैंने बता दिया कि उच्च भू राजस्व दर इन्होंने लग दी और रख भी क्या दी, शर्त कि हमें तो नकद में ही चाहिए और नकद में जब चाहिएगी आपको टैक्स तो आप क्या करेंगे, फिर नकदी फसलें ही उपजाएंगे। तो ये आप लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम बात करेंगे कृषि के वाणिज्यीकरण के बाद विऔद्योगीकरण की। अब दोस्तों कृषि के वाणिज्यीकरण के बाद हम देखते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से विऔद्योगीकरण किया, हमारे उद्योगों का विनाश किया। तो हमारे उद्योगों का विनाश करने के लिए भी देखिए ब्रिटिशर्स ने अपनी नीतियों से ही हमें पीछे धकेला। उन्होंने ये नहीं है कि सबके सामने हमें परेशान किया, नहीं, उन्होंने ऐसी नीतियां अपनाई जिससे कि हिंदुस्तानी उनके जाल में फंसते गए, हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था बर्बाद होती गई। अब देखिए इन्होंने दूसरी नीति किसकी अपना ली थी, कृषि के वाणिज्यीकरण की। अब तीसरा प्रभाव क्या पड़ता है आपके विऔद्योगीकरण का, क्या पड़ा, विऔद्योगीकरण। विऔद्योगीकरण का मतलब होता है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब आपका जो उद्योग है उसको कमजोर कर देना, उसको गिरा देना। कैसे किया आपको, कि ब्रिटिश कारखानों के कारण जो लघु और आपके कुटीर उद्योग थे उनको क्या कर दिया इन्होंने, खत्म कर दिया। स्थापित लघु एवं कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग को ब्रिटिश नीतियों के कारण, किसके कारण, ब्रिटिश नीतियों के कारण, ब्रिटिश नीतियों के कारण नष्ट कर देना। क्या कर देना, नष्ट कर देना। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि आपके देश में क्या है, लघु और कुटीर उद्योग क्या है, स्थापित है। उनको आपने किस माध्यम से नाश कर दिया, उनका ब्रिटिश नीतियों के कारण। नीतियां कैसी अपना ली आपने, आपने देखा कि जब हमारे ब्रिटेन में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में हो रहा है औद्योगिकरण, तो अब हमें क्या चाहिएगा, इनकी जरूरत पड़ेगी। इन सब छोटे उद्योगों का जो कच्चा माल है उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। और ये जो ये केवल किस काम करेंगे, अब ब्रिटिश जो उद्योग है उनके लिए कच्चे माल का काम करेंगे, ना कि ये स्वयं का माल बेच पाएंगे। ठीक है दोस्तों,
अब इन्होंने क्या किया, देखिए इसमें तरीके इन्होंने क्या अपनाए, इसमें इन्होंने तरीके अपनाए तो मतलब नीतियां क्या थी इनकी, हम देखते हैं नीतियां। नीतियों के लिए इन्होंने अपनाया कि एक तो जो भारतीय शासक थे, भारतीय शासकों के अधिकार खत्म कर दिए, अधिकार सीमित, मतलब देखिए जो भारतीय राज्य थे सीमित करना, वो क्या करते थे, वो अपने लोकल जो भी हस्तशिल्पी कारीगर होते थे उनको क्या करते थे, संरक्षण देते थे। मतलब राजा ने कहा कि यार मैं टोपी पहनूंगा, तो टोपी किसकी पहनूंगा, टोपी मैं उस जगह के कारीगरों की पहनूंगा। तो वो एरिया क्या होता था, लोगों के बीच में फेमस हो जाता था। अब राजा के पास खुद के पास पैसा नहीं है तो वो इनको संरक्षण कैसे देगा, वो नहीं दे पा रहा था। तो भारतीय शासकों के क्या कर दिए, सीमित अधिकार कर दिए, ठीक है। और जबरदस्ती भारतीय कामगारों से निम्न कीमतों पर, किस पर, निम्न कीमतों पर या ना के बराबर कीमतों पर माल खरीदना। मतलब मान लीजिए कि अब क्या हो रहा है कि जो भारतीय कामगार हैं उनसे क्या कर रहे हैं, निम्न कीमतों पर खरीद रहे हैं। मान लीजिए कोई है आदमी जो कपास की गांठें आती हैं उसमें से कपास निकालने का काम करता है, यानी रुई निकाल करके वो बेच रहा है, तो उसको क्या कर दिया, अगर वो पहले आराम से लोगों के बीच बेचता तो उसका अच्छा गुजारा चलता था। अब उसको कह दिया तुझे रोज का 1 रुपया मिलेगा और तू हमारे लिए 50 किलो रुई तैयार करेगा। अब ये मजबूर है, क्यों, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य को कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो कारण है वो क्या है, 1813 का एक्ट में मुक्त व्यापार की नीति, मुक्त व्यापार की नीति कि अब भारत का जो बाजार था वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, सबके लिए क्या कर दिया गया, खोल दिया गया था। 1813 मैंने आपको बताया था ना, चाय का व्यापार और चीनी व्यापार, चीनी से मतलब चीन से संबंधित व्यापार था, वो ही केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सुरक्षित था। बाकी सब में क्या है, और भी अन्य कंपनियां अपना क्या कर रही थी, हिस्सा मांग रही थी। आयात निर्यात नीति, आयात निर्यात की पक्षपातपूर्ण नीति। मतलब क्या हो रहा है दोस्तों कि इन्होंने क्या किया, आयात निर्यात में भी पक्षपात कर दिया। भारतीय अगर कोई भी अपना सामान बेच रहे हैं तो उन पर एक्सपोर्ट टैक्स या निर्यात कर ज्यादा लगा दिया, ठीक है, और वहां से आने वाले सामानों पर कोई भी आयात कर नहीं लग रहा है। अब मान लीजिए उनका कोई भी सामान है जिस पर आयात कर नहीं है और भारतीय सामानों पर अगर निर्यात कर है और भारतीय सामानों पर चुंगी भी ज्यादा लग रही है तो क्या होगा, भारतीय सामानों कीमतें बढ़ जाएंगी और कीमतें बढ़ने से देखिए अर्थशास्त्र अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे या एक सामान्य अर्थशास्त्र है तो आपके परिवार घर में भी होता होगा कि जब आपके सामने ये समस्या आ रही है कि एक दुकानदार आपको 100 रुपए किलो चीनी दे रहा है और दूसरा दुकानदार आपको 50 रुपए किलो चीनी दे रहा है, तो भले ही से वो विदेशी ही क्यों ना हो, हम चीनी उसी से ही खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि अगर उससे नहीं खरीदेंगे तो हमारे स्वयं की जो अर्थव्यवस्था है वो भी डगमगा जाएगी, बिगड़ जाएगी। इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत को अपनाएं, हम भारत में ऐसी चीजें बनाएं जो सस्ती हो, अच्छी हो, गुणवत्तापूर्ण हो, क्योंकि चाइनीज सामान सस्ता भले ही से हो सकता है लेकिन गुणवत्तापूर्ण नहीं होता। इसीलिए आज के समय में हमें चीन पर निर्भरता कम करनी है। और देखिए उस समय हम निर्भर किस पे हो गए, ब्रिटिश उद्योगों पर निर्भर हो गए, तो हमारे अर्थव्यवस्था का क्या हाल किया ब्रिटिशर्स ने तो आप देख ही रहे हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपके सामने वी औद्योगिकरण। इससे क्या हुआ कि भारत के उद्योग धंधे थे वो कंप्लीटली ही नष्ट हो गए। अब देखिए विऔद्योगिकरण में एक और प्रभाव आता है, वो था रेलवे का विस्तार। कि अब रेलवे क्या कर रही है, भारत के आंतरिक क्षेत्रों से भी कच्चा माल इकट्ठा कर करके ब्रिटेन पहुंचा रही है और ब्रिटेन से तैयार माल भारत के आंतरिक बाजारों तक भी पहुंचा पा रही है। ये हो गया आपका विऔद्योगिकरण। अब बात करते हैं हम एक बार रेलवे के विस्तार की। किसकी बात करते हैं, आपके रेलवा विस्तार की। अब हम बात करेंगे दोस्तों रेलवे के विस्तार की। किसकी बात करेंगे, आपके रेलवे का विस्तार या रेलवे के विस्तार की बात, ठीक है।
तो अब देखो ब्रिटिशर्स ने एक नई नीति अपनाई कि रेलवे का विस्तार करने की। ठीक है, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था कि भाई किस वजह से यह नीति अपनाई। ठीक है, फिर बात करते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला। तो रेलवे के विस्तार में इन्होंने नीति अपनाई कि आर्थिक और सामरिक कारणों से। क्या देखिए इनका उद्देश्य क्या था रेलवे का विस्तार करने का, वो थे दो ही कारण, एक था आर्थिक एवं सामरिक, ठीक है, और दूसरा क्या था प्रशासनिक नियंत्रण। प्रशासनिक नियंत्रण। देखिए इन्होंने कभी भी भारतीयों की सुविधा के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। भारतीयों की सुविधा के लिए इन्होंने किसी भी प्रकार से रेलवे का विस्तार नहीं किया। वो तो क्या होता है कि जब कोई चीज आती है कहीं पर भी तो उसके भले ही से कितने ही दुष्प्रभाव हो, लेकिन उसका कोई ना कोई सकारात्मक प्रभाव अवश्य निकलता है। उद्देश्य आर्थिक क्या था कि आर्थिक उद्देश्य ये था इनका कि रेलवे के विस्तार से हमें भारत के आंतरिक बाजारों तक भी कच्चे माल की पहुंच आसान हो जाएगी। कच्चे माल हम ले आएंगे और तैयार माल भारतीय बाजारों में पहुंचा देंगे। और सामरिक उद्देश्य क्या था कि अगर कहीं पर भी कोई विद्रोह होता है तो रेलवे के माध्यम से उस विद्रोह को जल्द से जल्द दबा दिया जाएगा। प्रशासनिक नियंत्रण की मतलब देखिए जब आपके पास संचार के साधन बड़े होते हैं, संचार सेवाएं बढ़ जाती है, तो आप प्रशासनिक नियंत्रण भी क्या है आसानी से कर पाते हो। अब इसको रेलवे के विस्तार में इन्होंने क्या नीति अपनाई जिससे कि हमें तकलीफ हुई, भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, वो था 5% गारंटी की नीति। मतलब इन्होंने ब्रिटिश कंपनी से कहा कि आप भारत में रेलवे बिछाइए, रेल लाइनें बिछाइए, रेलवे चलाइए, और आपको हम क्या करेंगे, हम तो आपको 5% क्या देंगे लाभ। आप चाहे कितना ही नुकसान में जाए, मान लीजिए उन्होंने 100 रुपए लगाए और उनको रेवेन्यू जनरेट हुआ सिर्फ 15 रुपए, ठीक है, तो भले ही से इनको 90 रुपए जोड़ करके भारत का जो खजाना है उसमें से भले ही से इनको 90 रुपए जोड़ के दिए जाएंगे, लेकिन इनको कितना दिया जाएगा हमेशा 105, यानी इनको 5% की क्या दे दी हमेशा के लिए गारंटी दे दी कि आपको 5% गारंटी तो मिलती ही रहेगी। अब अगर आपको गारंटी मिल जाएगी तो आपको कार्य करने में कभी भी तकलीफ नहीं होगी। 5% लाभ की गारंटी दी, तो इसके तहत क्या हुआ 1853 में, देखिए कहा तो ये भी जाता है कि 1851 में रुड़की में क्या है, जो अपने रुड़की का इंजीनियरिंग वो है IIT रुड़की, पहले वो इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, तो वहां पे सबसे पहले रेल चलाई गई थी। लेकिन अभी ऐसा कुछ नई बातें हैं, पूर्णतः ये साबित नहीं हुआ है, नए शोध हैं, अगर साबित हो जाएंगे तो मैं आपको अवश्य बता दूंगा। 1853 में पहली रेल कहां से कहां चली, आपके बंबई से ठाणे। कहां से कहां चली, बंबई से ठाणे। और बंबई से ठाणे जो चली ये पहली रेल, ये किसके काल में चली, आपके डलहौजी के काल में, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। और ये जो पहली रेल चली इसकी लंबाई क्या थी 32 मील, ठीक है। दूसरी रेल मतलब दूसरी बार जो रेल चली भारत में, ये कहां चली, ये चली कोलकाता से रानीगंज के बीच 1854 में, कोलकाता से रानीगंज। और रानीगंज क्या है, आपके कोयले की खाने हैं, इसलिए वहां पे चलाई गई थी ये, ठीक है। और ये जो पहली रेल जो चली है ना, ये किस कंपनी द्वारा चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी GIPR, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी। ग्रेट GIPR जो कंपनी थी, इसके द्वारा भारत में क्या है पहली रेल चलाई गई। सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ, सर्वाधिक विस्तार जो है इसका कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय। और कर्जन के समय अगर रेलवे का विस्तार हो गया था, इसी कारण था कि इन्होंने बहुत जल्दी 1857 की क्रांति को दबा दिया था, ठीक है। अब ये हो गया आपका रेलवे, ठीक है। इसके अलावा 2-3 फैक्ट और हैं, वो और आप देख लीजिए इसमें कि जो 1902 है,
1902 में रॉबर्टसन के नेतृत्व में क्या हुआ, रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। 1902 में क्या हुआ, रॉबर्टसन के नेतृत्व में रेलवे बोर्ड का गठन। 1902 में रॉबर्टसन के नेतृत्व में, रॉबर्टसन के नेतृत्व में क्या हुआ, रेलवे बोर्ड का गठन। रेलवे बोर्ड का गठन। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ 1902 में। और 1925 में एकवर्थ समिति की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे पर जो एकवर्थ समिति थी, एकवर्थ समिति की रिपोर्ट पर रेल बजट सामान्य बजट से अलग किया गया था। रेल बजट सामान्य बजट से अलग किया गया। कब किया, 1925 में। 1902 में पहली बार रेलवे बोर्ड का गठन किया, किसके नेतृत्व में किया, ये किया आपके रॉबर्टसन के नेतृत्व में। अगर आप कभी रेलवे का कोई एग्जाम दोगे तो ये क्वेश्चन दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। पहली रेलगाड़ी, देखिए आजकल क्या है, ये चीज थोड़ी सी कॉमन हो गई है कि अब पहला पूछना बंद कर रहे हैं धीरे धीरे, दूसरे का भी नंबर लेने लग गए, क्योंकि ये भी तो यूनिक ही चीज थी। पहली रेलगाड़ी बंबई से ठाणे आप सब पढ़ लिया 1853 में। अब आजकल पूछते दूसरी रेलगाड़ी कहां चली, तो दूसरी चली आपके कोलकाता से रानीगंज के बीच चली। ठीक है दोस्तों, और सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ, कर्जन के समय में। अब इसमें लास्ट पॉइंट जो हम वो देख लेते हैं कि धन के निष्कासन किस प्रकार से इन्होंने भारत में किया, कि धन के निष्कासन का जो सिद्धांत था हमारे दादा भाई नौरोजी ने दिया। तो दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत क्यों दिया, ऐसी क्या रीजन था कि ये धन का निष्कासन होने लगा। तो दोस्तों धन का निष्कासन जो होता है ना, उसका अर्थ ही यही है कि भारत का जो धन है, मतलब हमारी संपदा को हमें ही किसी प्रकार का कोई लाभ पहुंचाए बिना क्या कर देना, अपने देश निर्गत कर देना। धन का निष्कासन, धन का निष्कासन। अब धन के निष्कासन में इन्होंने दोस्तों क्या किया कि हमारा जो संपदा है वो क्या कर दिया, कंपनी की नीतियों के कारण भारत की संपदा को भारतीयों को किसी भी प्रकार का लाभ पहुंचाए बिना अपने देश भेज देना। अब देखिए इनकी नीतियां क्या क्या थी। इन्होंने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था, कंपनी के जो नियंत्रण बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसकी सैलरी भी है भारत के खजाने से दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सैलरी किसको दे रहे हैं, जो ब्रिटेन में काम कर रहा है, जो ब्रिटेन में काम कर रहा है उस आदमी को भारत के खजाने से सैलरी दी जा रही है। देखिए मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि भारत, देखिए जब आपने संविधान पढ़ा था तब आप एक चीज देख रहे थे कि एक अधिकारी है आपका राज्यपाल। क्या है, राज्यपाल। अब ये राज्यपाल हुआ, ठीक है, हाईकोर्ट के जज हुए, ठीक है, आईएएस आईपीएस आईआरएस ऑफिसर हुए। अब ये सब हैं तो किसके, केंद्र के अधिकारी हैं। लेकिन जब ये काम कर रहे हैं, जब ये सेवाएं दे रहे हैं, तो वेतन कहां से मिलता है इनको, इनको सबको वेतन मिलता है राज्य से। कहां से मिलता है, राज्यों से, और राज्यों की संचित निधि से। मान लीजिए जो राज्यपाल जिस राज्य में सेवा दे रहा है उसमें, हाईकोर्ट का जज जिस हाईकोर्ट में सेवा दे रहा है उस संबंधित राज्य में, और अगर आईएएस आईपीएस भी राज्यों में सेवाएं दे रहे हैं तो उनको भी उस राज्य से ही वेतन मिलता है। तो दोस्तों जहां पे आप सेवा दोगे वहां से वेतन लो ना। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या तरीका अपनाया कि भारत के खजाने से किसको दे रहे हैं तनख्वाह, ब्रिटेन में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को भी तनख्वाह कहां से मिल रही है, भारत के खजाने से। ये बात किसने बताई, हमारे दादा भाई नौरोजी ने। दूसरी बात, ब्रिटेन गया किसी देश से युद्ध लड़ने, तो युद्ध का खर्चा भी कौन वहन कर रहा है, भारत वहन कर रहा है, क्योंकि भारत में संपदा कैसी थी, अकूत संपदा थी। तो इन्होंने क्या करा, युद्ध का खर्चा भी भारत वहन कर रहा है। 1857 में हमें हमारे ही पैसे से हमारे विद्रोह को दबा दिया, और उस पैसे पर भी हमसे क्या वसूल कर रहे हैं, ब्याज वसूल कर रहे हैं। मतलब भारतीयों के शोषण के लिए इन्होंने पूरी नीतियां अपनाई। इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने समझाया किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, भारत से धन का निष्कासन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भारत से धन का निष्कासन। तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों, तो इसका अर्थ है भारत की संपदा, भारत की संपदा को
कंपनी की दमनकारी नीतियों के कारण, कंपनी की नीतियों के कारण, आप इनको दमनकारी लिखेंगे गलत हो जाएगा, नीतियों के कारण, भाई कंपनी की तो ये नीतियां ही तो थी, कंपनी ने अपनी नीतियां बनाई, भारत की संपदा को कंपनी की नीतियों के कारण भारतीयों को लाभ पहुंचाए बिना, भारतीयों को लाभ पहुंचाए बिना क्या करना, इंग्लैंड भेज देना, क्या करना, ब्रिटेन भेज देना, ब्रिटेन भेज देना, यानी जो भारत की संपदा है इसका क्या कर रहे हैं, ब्रिटेन भेज दे रहे हैं या बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका सिद्धांत, तो पहली बार धन निकासी सिद्धांत, पहली बार धन का निकासी सिद्धांत किसने दिया, देखिए वही बात है, निकासी कह दीजिए, निष्कासन कह दीजिए, ड्रेनेज थ्योरी कह दीजिए। निकासी का मतलब क्या होता है कि आपके घर की नाली से जो पानी बाहर जा रहा है ना, वही क्या है, निकलना होता है, निकासी होता है, उसी को ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, और ये वेल्थ ड्रेनेज ही हो रहा था कि भारत से क्या धन निकल रहा था। किसने दिया, आपके दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और किसमें दिया इन्होंने अपनी किताब दी इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया। देखिए दोस्तों, आपने किताब अभी तक वही पढ़ी होगी इनकी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, लेकिन पहली बार धन का निकासी सिद्धांत इस किताब में दिया था। उस किताब में इन्होंने इसकी व्याख्या की थी, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये कब दिया, आपके 1867 में, वो भी कब, 2 मई 1867 को ये पुस्तक आई, उसमें लेख लिखा हुआ था कि भारत से क्या हो रहा है, धन का निष्कासन हो रहा है। ठीक है, अब इसको इन्होंने विस्तार से समझाया, तो विस्तार से किसमें समझाया, विस्तार व्याख्या, विस्तृत व्याख्या किसमें करी, तो इन्होंने दोस्तों विस्तृत व्याख्या करी अलग अलग किताबों में। तो इंपॉर्टेंट बुक कौन सी आपकी, एक तो हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको, पॉवर्टी एंड, देखिए ये है आपका इंग्लैंड, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, डेब्ट्स टू इंडिया, आप किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये किताब भी कब आई थी इनकी, 1867 में। पहले इनका ये लेख आया था, पहले इनका ये लेख आया था इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया, और इसके बाद ये बुक आई जिसमें इसको क्या है, विस्तार से समझा दिया था। ये भी एक ग्रंथ, ये भी एक ग्रंथ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। इसके बाद द वांट्स एंड, वही आदत हो रही है ना इंग्लिश लिखने की, द वांट्स एंड मीन्स टू इंडिया, मीन्स इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये किताब है इनकी 1870 में। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये कुछ बुक्स हैं इनकी जिनमें क्या है, वेल्थ ड्रेनेज थ्योरी क्या बताई गई है, विस्तार से बताई गई है। मान लीजिए आपके सामने, देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल को हम सबने पढ़ रखा है, आप इस किताब का नाम ही नहीं आया मान लीजिए, तो अब आपसे पूछ लिया कि धन के निकासी का सिद्धांत किसमें, अब आपने ना ये पढ़ी ना ये पढ़ी ना ये पढ़ी, आपको ऑप्शन ही नहीं पता, और चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, किसी एक किताब का नाम दे दिया और एक ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। आप क्या सोचोगे, यार पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के अलावा कोई किताब है ही नहीं, लेकिन किताब है, किताब है। दादा भाई नौरोजी ने और किताबें भी लिखी हैं, वांट्स एंड मीन्स लिख दी, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया लिख दी, और इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया लिख दी। इसके अलावा अन्य लेखकों की भी किताबें हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ये तो आपके दादा भाई नौरोजी की हो गई, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
अब जो अन्य लेखक है आपके, जैसे भारत का जो आर्थिक इतिहास है आरसी दत्त साहब उन्होंने लिखा, तो वो हो गए, एक आपके रानाडे साहब हो गए, ठीक है। तो इन दो की किताबें भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं, फिर हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे आपके लिए, ठीक है दोस्तों। अब आपकी पुस्तक एक हो गई नेक्स्ट कि अन्य पुस्तकें, इसी से जो धन के निष्कासन पर अन्य पुस्तकें कौन कौन सी लिखी गई, अन्य पुस्तकें, क्योंकि बाकी तो आपने डीडी नौरोजी की, दादाभाई नौरोजी की देख ली है। अब यहां पे हम देख लेते हैं, और तो कहे कि द एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी, द एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इंग्लिश में चाहे तो द एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। और ये किसने लिखी है, सॉरी हाँ किसने लिखी है आपके, ये लिखी है आपके एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है दोस्तों। ये एक तो ये हो गई, और दूसरी क्या है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी, ये लिखी आपके रमेश चंद्र दत्त साहब ने, रमेश चंद्र दत्त, कब लिखी, 1902 में। इसको भी आप एक बार इंग्लिश में देख ले, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जिसको जिस भी वे में समझ में आता है वो उसी वे में देख लेगा। तो दोस्तों ये 5 पुस्तकें हैं जो, सॉरी ये 2 और दादाभाई नौरोजी की 4, ये सब किससे संबंधित है, धन के निष्कासन सिद्धांत से। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था पर यह प्रभाव पड़ा। इसके अलावा इन्होंने देखिए कई सारी नीतियां अपनाई थी, पूंजीवादी नीतियां, भारत में वाणिज्यिक पूंजीवाद की नीति, ठीक है। वो सब नीतियां भी किससे संबंधित थी, ब्रिटिश प्रभाव से, और ब्रिटिश प्रभाव भी किस पर, अर्थव्यवस्था पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको रीट 2020 और स्कूल लेक्चरर 2020 जो एग्जाम आने वाला है अभी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्कूल लेक्चर में स्पेशल टॉपिक है सेकंड पेपर हिस्ट्री में, और रीट में भी एसएसटी में सेकंड पेपर में, सॉरी एसएसटी का जो पेपर होगा उसमें क्या है, स्पेशल टॉपिक है। हमने इसकी पूरे अच्छे विस्तार से व्याख्या कर ली है, मैंने आपको चीजें समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और मैंने जो आपको समझाया वो सब आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल CMI को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन सबसे पहले दबा लें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोज की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई है आपको, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पर कमेंट भी करना, और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करते रहना। दोस्तों घर पे रहना, सुरक्षित रहना, पढ़ाई करते रहना, और कोशिश करना कि इस बार सिलेक्शन जरूर हो जाए। जय हिंद।